स्वागत है। आज हम भारत की एक ऐसी संस्था की कहानी में उतरेंगे जो लगभग हर घर में मौजूद है, लेकिन जिसकी शुरुआत और जिसके चलने का तरीका किसी पहेली से कम नहीं है। हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जो जयदेओल जी गोविंद, जिन्हें लोग सेठ जी कहते थे, और उनके बनाए प्रकल्प, खासकर गीता प्रेस की कहानी बताते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस की नहीं है। ये एक ऐसे आइडिया की कहानी है जो आज के बिजनेस की दुनिया के, आप कह सकती हैं, सारे नियमों को तोड़ता है। ये विश्वास, आत्मनिर्भरता और एक बहुत ही अनोखे आर्थिक मॉडल की कहानी है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन यही है कि हम इन पन्नों से वो राज निकालें कि कैसे बिना किसी सरकारी मदद या लोगों से चंदा लिए एक आध्यात्मिक सोच इतनी बड़ी प्रकाशन संस्था बन गई, जिसने करोड़ों लोगों तक किताबें पहुंचाईं। हाँ, तो चलिए इस कहानी के धागे खोलना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सोच से। हाँ, सेठ जी का एक मूल मंत्र था जो इस पूरी कहानी की नींव है। वो कहते थे, अगर मेरे द्वारा किया जाने वाला काम अच्छा होगा तो भगवान उसकी संभाल अपने आप करेंगे, और अगर बुरा होगा तो हमें उसे चलाना ही नहीं है। जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। सही बात है। आज के जमाने में जहां हर कोई फेल होने से डरता है, वहां एक इंसान कह रहा है कि अगर काम अच्छा नहीं है तो उसे बंद हो जाने दो। मतलब सारा ध्यान काम की नीयत पर था, नतीजे पर नहीं। बिल्कुल। और इसी सोच से कहानी शुरू होती है, कोलकाता की व्यस्त गलियों से, दुकानों के गद्दियों पर होने वाले छोटे छोटे सत्संगों से। ये सोचना भी मुश्किल है कि वहां से एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। चलिए वहीं चलते हैं। कोलकाता, 20वीं सदी की शुरुआत। सेठ जी व्यापार के सिलसिले में अक्सर वहां जाते थे और अपने जान पहचान वालों के साथ सत्संग करते थे। तो ये कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था? नहीं, इन नोट्स में साफ लिखा है, कोई मंच नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस दुकानों की गद्दियों पर लोग बैठ जाते और बातें होने लगती। एकदम अनौपचारिक माहौल। लेकिन जाहिर है, जब बात अच्छी हो तो फैलती है और भीड़ पड़ती है। जल्द ही वो गद्दियां छोटी पड़ने लगी होंगी। बिल्कुल। यहीं से एक संगठित रूप देने की जरूरत महसूस हुई और गोविंद भवन कार्यालय की नींव पड़ी, जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनी। अच्छा। पहले तो कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन के पास जगह देखी गई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर किस्मत से सन 1919 के आसपास बिड़ला परिवार का एक गोदाम किराए पर मिला और उसी गोदाम को नाम दिया गया गोविंद भवन। ठीक है, तो एक जगह मिल गई जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, सत्संग कर सकते थे, ये तो समझ आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में प्रेस मतलब प्रिंटिंग मशीन कहां से आ गई? किताबों का ख्याल इस आध्यात्मिक माहौल में कैसे पैदा हुआ? ऐसी प्रति मिलना लगभग नामुमकिन था जिसमें कोई गलती न हो। मतलब अशुद्धियां बहुत होती थी। बहुत ज्यादा। जिसका पाठ शुद्ध हो और अर्थ सही हो, ऐसी गीता नहीं मिलती थी। सेठ जी को ये बात बहुत खलती थी। उन्हें लगा कि गीता को पसंद करने वालों तक उसका सही स्वरूप पहुंचाना सबसे जरूरी सेवा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसे ठीक करते हैं। हाँ, और उन्होंने ये काम खुद अपने हाथ में लिया। उन्होंने गीता का पदच्छेद, मतलब शब्दों को तोड़कर उसका सरल अर्थ और एक संक्षिप्त टीका तैयार की, और फिर 5000 प्रतियां छपवाने का फैसला किया। पर उनके पास तो अपना प्रेस था नहीं, तो वो गए होंगे किसी कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस के पास। ये अनुभव कैसा रहा होगा? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो कोलकाता के एक वणिक प्रेस में गए, लेकिन वहां मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। कैसी मुश्किलें? सेठ जी का ध्यान था कि एक भी गलती न छपे। जैसी ही कोई अशुद्धि दिखती, वो मशीन रुकवा देते थे। अब आप सोचिए, एक व्यापारी के लिए जिसका काम ही तेजी से छापना है, बार बार मशीन का रुकना। वो तो सिरदर्द होगा। मैं तो कल्पना कर सकता हूँ उस प्रेस के मालिक की हालत। उसके लिए तो हर मिनट पैसे का नुकसान था। वो जरूर चिढ़ गया होगा। बिल्कुल। वो बहुत नाराज हुआ और यहीं पर सेठ जी को वो बात समझ में आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि कोई व्यापारी अपनी मशीन को इस तरह बार बार रोककर सुधार करने के लिए तैयार नहीं होगा। सही बात है। अगर आपको ऐसी किताब छापनी है जिसमें एक भी गलती ना हो, तो वो किसी दूसरे के प्रेस में मुमकिन नहीं है। उसके लिए तो अपना ही प्रेस लगाना पड़ेगा। एक ऐसा प्रेस जहां गलतियों को सुधारना बोझ नहीं बल्कि पवित्र काम समझा जाए। एग्जैक्टली। तो यहां से गीता प्रेस का आइडिया जन्मा। अब सवाल था कि ये प्रेस कहां खुलेगा। कलकत्ता तो व्यापार का गढ़ था, वहां खोलना शायद आसान होता, पर कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है और हमें ले जाती है गोरखपुर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। इसकी वजह बने गोरखपुर के दो सज्जन, घनश्याम दास जी जालान और महावीर प्रसाद जी पोद्दार।
वो सेठ जी के भजन साधन और उनकी सोच से बहुत प्रभावित थे। अच्छा। तो जब सेठ जी ने उनके सामने अपना प्रेस खोलने का विचार रखा तो उन्होंने इसे ना सिर्फ पसंद किया बल्कि उसे संभालने की जिम्मेदारी उठा ली। पूरी जिम्मेदारी उठा ली। और इस तरह 29 अप्रैल 1923 को गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना हुई। और शुरुआत भी क्या क्या शानदार थी। शानदार से ज्यादा बेहद मामूली थी। शुरुआत हुई एक छोटे से किराए के मकान में जिसका किराया था सिर्फ 10 रुपए महीना। 10 रुपए महीना? हाँ, और पहली मशीन एक हैंड प्रेस थी जो हाथ से चलती थी और उसे 600 रुपए में खरीदा गया था। सिर्फ 10 रुपए महीने का किराया और एक हाथ से चलने वाली मशीन। मैं बस कल्पना कर रहा हूं कि 3 लोग मिलकर 1 घंटे में मुश्किल से 100 पन्ने छाप रहे हैं। आज तो हमारा घरेलू प्रिंटर इससे कहीं ज्यादा तेज काम करता है। बिल्कुल। कुछ ही महीनों के अंदर अक्टूबर 1923 में 2000 रुपए की एक नई ट्रेडिशन मशीन खरीदी गई और फिर रफ्तार और बढ़ी। अच्छा। अगले ही साल जनवरी 1924 में लगभग 7000 रुपए की एक बड़ी रॉयल पैन बेल्ट मशीन आ गई। मतलब 1 साल से भी कम समय में एक किराए के कमरे और हैंड प्रेस से शुरू हुआ सफर एक बड़ी मशीन तक पहुंच गया था। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, गीता प्रेस का आर्थिक मॉडल। हाँ। ये आज के किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी हो सकता है। ये वाकई अनोखा है और शायद पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल ना मिले। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि गीता प्रेस की स्थापना भारत के धार्मिक इतिहास में एक अनूठी घटना है। इसकी सफलता इसलिए भी चकित करती है क्योंकि ये बिना किसी सरकारी मदद, बिना किसी बड़े दानदाता की सहायता और बिना आम जनता से चंदा लिए चलती है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। इन नोट्स में लिखा है कि संस्था ने अपने ही स्रोतों से करोड़ों रुपए सालाना का घाटा उठाकर लागत से भी कम कीमत पर किताबें लोगों तक पहुंचाई हैं। तो अगर कोई चंदा नहीं, कोई ग्रांट नहीं, तो ये करोड़ों का घाटा ये पूरा कहां से हो रहा था? हाँ, ये तो असंभव लगता है। कोई तो गुप्त दानदाता होगा या कोई और छिपा हुआ सोर्स होगा। सिर्फ गोविंद का भंडार कह देने से तो प्रिंटिंग मशीन की स्याही भी नहीं खरीदी जा सकती। असल में पैसा आ कहां से रहा था? आपका शक बिल्कुल जायज है और इसका जवाब ही सेठ जी की दूरदर्शिता को दिखाता है। उनका विश्वास था कि भगवान मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने जमीन पर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया जो किसी पर निर्भर ना हो। क्या सिस्टम था वो? घाटे की पूर्ति के लिए उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए। एक तरफ गीता प्रेस में सस्ती किताबें छप रही थीं, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक कपड़े का विभाग शुरू किया, गीता प्रेस वस्त्र विभाग। अच्छा, तो वो कपड़े का व्यापार भी करते थे? हाँ, और सिर्फ कपड़ा ही नहीं, उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण और बिक्री भी शुरू की। इन दोनों कामों से जो भी मुनाफा होता था उसे पूरी तरह से सस्ते पुस्तक प्रकाशन से होने वाले घाटे को पूरा करने में लगा दिया जाता था। रुकिए, ये बात तो आज के जमाने में भी सोचना मुश्किल है। मतलब वो 1920s के दशक में एक सोशल एंटरप्राइज का मॉडल चला रहे थे। एक तरह से हाँ। एक तरफ कपड़े और दवाइयों का मुनाफे वाला बिजनेस और उस पूरे मुनाफे को एक ऐसे प्रकाशन में लगा देना जो जानबूझकर घाटे में चलाया जा रहा था ताकि किताबें सस्ती रहें। ये तो किसी भी मॉडर्न बिजनेस स्कूल की केस स्टडी से कई ज्यादा क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल। मूल सिद्धांत यही था कि पैसे की कमी से अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए और साथ ही किसी से चंदा लेकर अपने उसूलों से समझौता भी नहीं करना है। ये आत्मनिर्भरता का एक ऐसा मॉडल है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सेवा खुद ही अपने संसाधन पैदा कर रही थी। और ये सोच सिर्फ किताबों और व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी इसी सोच को समाज सुधार से भी जोड़ा। हाँ, और ये उनकी सोच की गहराई को दिखाता है। किताब में एक बहुत दिलचस्प वाकये का जिक्र है। उस समय मारवाड़ी समाज में लाख और कांच की चूड़ियों का बहुत चलन था। सेठ जी का मानना था कि इनके बनने की प्रक्रिया में उसमें जीव हिंसा होती है। जीव हिंसा? चूड़ियां बनाने में कैसी जीव हिंसा? लाख एक कीड़े से बनता है और इन पन्नों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। सिर्फ 300 ग्राम लाख को बनाने में लगभग 1 लाख कीड़ों की मौत हो जाती है। 1 लाख? सिर्फ जरा सी चूड़ियों के लिए? ये तो अविश्वसनीय। तो उन्होंने इसका विरोध किया होगा। उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने चमड़े के जूतों का भी बहिष्कार करने की प्रेरणा दी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे पशु हत्या को बढ़ावा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुके, उन्होंने समाधान भी दिया। क्या समाधान किया? गोविंद भवन कार्यालय ने खुद बिना चमड़े के यानी चर्म रहित जूतों का निर्माण करवाया। ये दिलचस्प है। मतलब वो सिर्फ
नैतिक उपदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि बाजार में एक विकल्प भी तैयार कर रहे थे। क्या ये चमड़े रहित जूते सफल हुए? हाँ, उन्होंने कई जगहों पर कांच की चूड़ियों और इन चर्म रहित जूतों की बिक्री की व्यवस्था भी की। इससे दोहरा फायदा हुआ। एक तो उनके अहिंसा के सिद्धांत का पालन हुआ और दूसरा, इससे जो भी आय हुई वो संस्था के कामों में लगी। ये दिखाता है कि उनका मिशन सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान को किताबों में बांधना नहीं था, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने पर भी था। चलिए अब वापस गीता प्रेस के विस्तार पर आते हैं। जाहिर है वो 10 रुपए महीने वाला किराए का मकान जल्दी ही छोटा पड़ गया होगा। बिल्कुल, सिर्फ 3 साल में ही नई जगह की जरूरत पड़ गई। 12 जुलाई 1926 को आज की गीता प्रेस वाली जगह का पूर्वी हिस्सा 10,000 रुपए में खरीदा गया। अच्छा, और फिर जैसे जैसे काम बढ़ा, आसपास की और जमीनें खरीदी गईं और विस्तार होता गया। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें लोग प्यार से भाईजी कहते थे, उनकी लिखी किताबें छपने लगीं, रामचरितमानस का प्रकाशन शुरू हुआ और सबसे महत्वपूर्ण कल्याण पत्रिका की शुरुआत हुई, जो घर घर तक पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, और मशीनों का भी आधुनिकीकरण हुआ। समय के साथ बीसियों ऑटोमेटिक मशीनें, फोल्डिंग मशीनें, सिलाई की मशीनें, कटिंग मशीनें लगाई गईं। यहाँ तक कि अक्षरों को ढालने के लिए अपनी टाइप फाउंड्री भी लगा ली। फिर भी मांग पूरी नहीं होती होगी। कमाल की बात यही है, इतनी सारी मशीनों के बाद भी किताबों की पूर्ति करना मुश्किल हो जाता था, और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो अगर हम सेठ जी के लक्ष्य को एक वाक्य में समेटना चाहें तो वो क्या था? इस पूरी मेहनत, इस अनोखे मॉडल के पीछे का असर मकसद क्या था? मकसद बहुत साफ और सीधा था। शुद्ध छपी हुई गीता, भागवत, महाभारत, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और कल्याण जैसी पत्रिका सस्ते से सस्ते दाम पर आम जनता तक पहुंचाना। जैसा कि इस किताब में बहुत खूबसूरती से लिखा है, गीता प्रेस सिर्फ किताबें छापने की मशीन नहीं है, बल्कि भगवान की वाणी और महापुरुषों के विचारों को लोगों तक पहुंचाने वाली एक पुण्य स्थली है। तो आज के इस बातचीत से ये तो साफ है कि गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो विश्वास, आत्मनिर्भरता और सेवा के 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। बिल्कुल, और इसकी सफलता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा बाहरी मदद या सरकारी पैसे की जरूरत नहीं होती। सही बात है। अगर नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और अपने उसूलों पर टिके रहने का हौसला हो, तो बहुत बड़ा और स्थायी काम किया जा सकता है। सेठ जयदयाल जी गोविंदका की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला विचार जब दृढ़ निश्चय और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ाया जाता है, तो वो एक ऐसी संस्था का रूप ले लेता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हाँ, और समाज पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ती है। और जाते जाते ये कहानी आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या? आज की दुनिया में जहां हर संस्था, हर स्टार्टअप बाजार, मुनाफे और वेंचर कैपिटल के सिद्धांतों पर चलता है, क्या गीता प्रेस का मॉडल हमें ये नहीं सिखाता कि एक मकसद के लिए काम करने वाले संगठन भी बिना बाहरी पैसे के बहुत बड़े पैमाने पर सफल और टिकाऊ हो सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है।